साहित्य में सकारात्मक पहल। हम सुगमता के साथ नहीं कह सकते कि साहित्य से क्या अभिप्राय है। साहित्य लेखन कोई सुंदर गढ़ी हुई स्टाइल नहीं। यह कोई कृत्रिम लेखन पद्धति नहीं। कोई उपार्जित लेखन प्रणाली भी नहीं। साहित्य कोई जादूगरी, बाजीगरी या कारीगरी भी नहीं। साहित्य इन सबसे भिन्न है। साहित्य की यही भिन्नता उसके सर्वांगपूर्ण और दिगंत व्यापी होने में है। प्रश्न उठता है कि क्या अध्यात्म, धर्म, दर्शन, शास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि की विषय वस्तु भी साहित्य है। चूंकि इनमें चित्त की प्रवृत्ति, सामाजिक साउद्देश्यता व मानसिक प्रभाव नहीं होता, अलबत्ता उसमें वैज्ञानिक रीति होती है। विज्ञान पदार्थ का बोधक है, जबकि साहित्य कल्पना और विचारों का। विचार और कल्पना भाव द्वारा प्रकट किए जाते हैं, यही साहित्य है। साहित्य शब्द को परिभाषित करना कठिन है। जैसे पानी की आकृति नहीं, जिस सांचे में ढालो वह वैसा ही ढल जाता है, उसी तरह की तरलता है इस शब्द में। कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, प्रहसन, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, समालोचना, आत्मकथा, व्यंग्य, लघु कथा, साक्षात्कार, डायरी लेखन इत्यादि बहुत से सांचे हैं। संस्कृत में एक शब्द है वाङ्मय। भाषा के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया वह वाङ्मय है। आचार्य कुंतक की परिभाषा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इसे व्यापक करते हुए आचार्य विश्वनाथ महापात्र ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखकर साहित्य शब्द को व्यवहार में प्रचलित किया। आचार्य कुंतक व्याख्या करते हैं कि जब शब्द और अर्थ के बीच सुंदरता के लिए स्पर्धा या होड़ लगी हो तो साहित्य की सृष्टि होती है। केवल संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट लिखना ही साहित्य नहीं है, और ना ही अनर्थक तुकबंदी साहित्य कही जा सकेगी। वह भावविहीन रचना जो छंद और मीटर के अनुमापों में 100% सही भी बैठती हो, कि वैसी ही कांतिहीन है जैसे अपराह्न में जुगनू। कितनी संजीदगी से निदा फाजली कह जाते हैं, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। यहाँ शब्द और अर्थ के बीच सादगी की स्पर्धा है, किंतु भाव इतने गहरे हैं कि रोम रोम से इस सृजन को महसूस किया जा सकता है। यही साहित्य है। वस्तुतः साहित्य समाज का दर्पण है। रचनाकार अपने सामाजिक सरोकारों से मुक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि साहित्य अपने समय का इतिहास बनता चला जाता है। किसी ने कहा भी है कि यदि इतिहास किसी राष्ट्र की जीवनी है तो साहित्य उस राष्ट्र की आत्मकथा है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। अपने समय की विसंगतियों पर तीक्ष्णता से प्रहार करते हुए दुष्यंत कुमार त्यागी लिखते हैं, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सामाजिक आयाम का अनुपम उदाहरण है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रत्येक समय के साहित्य में उस काल के परिवर्तनों और संस्कारों का चित्त मौजूद रहता है। इसलिए जैसे जैसे समय की गति बदलती रहती है, साहित्य भी उसी प्रकार विकसित और परिवर्तित होता रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है, किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की सत्यचित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसी समीक्षक ने कहा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य वह आलोक है जो देश को दशा व दिशा देता है, आवाहीन नेत्रों को सप्रभ रखता है। वह सबल जाति का बल, सजीव जाति का जीवन, उत्साहित जाति का संबल, साहसी जाति का साहस और कर्तव्यपरायण जाति का कर्तव्य है। कमलेश्वर जी अपने प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान के प्रथम संस्करण की भूमिका में फैराग गोरखपुरी की इन पंक्तियों का उल्लेख करते हैं, इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। यानी साहित्य भीतर और बाहर की घुटन को भी व्यक्त करता है। हरिशंकर आदेश ने श्रीमती सरोज भटनागर की रचना अभ्युदय के आमुख में लिखा है, जनहित की भावना से रची गई भावोक्तियां ही साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अमंगलकारी एवं अशिष्ट उक्तियां साहित्य का अंग नहीं बन सकती। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान समाज में साहित्य का प्रयोजन क्या है। आज जबकि जीवन के संश्लिष्ट यथार्थ में आदर्श को चरितार्थ करने की प्रक्रिया गड़बड़ा गई है,
चूंकि आज ना आदर्श जीवन बचा है, ना ही आदर्श समाज, ना आदर्श मनुष्य और ना ही आदर्श स्थिति। इस विडंबना का चित्रण धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग में, अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी में, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास परख में, तस्लीमा नसरीन के उपन्यास लज्जा में बखूबी हुआ है। वस्तुतः इन साहित्यकारों ने मनुष्य के भीतर की पशुता का जो नग्न रूप दिखाया, कठोर तथ्यों को बेधड़क प्रस्तुत किया, उसने साहित्य और साहित्यकारों को आदर्शवाद के यूटोपिया से पूरी तरह बाहर लाकर पटक दिया। संघर्ष व पीड़ा के थपेड़े खाकर भी बची हुई जीवन शक्ति की स्थापना करते हुए राजनेताओं के स्वार्थपूर्ण निर्णयों और समाज में उन निर्णयों के प्रतिफल द्वारा उत्पन्न विषैली स्थितियों को पाठकों के सामने लाना भी साहित्यकार का ही काम है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। डॉक्टर गोविंद व्यास का निराशा में डूबा मन प्रतिक्रियावाद को व्यक्त करता हुआ कहता है, उनका अमृत नहीं मिलेगा, चलो हलाहल ढूंढें हम। कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद ने ज्ञान और दर्शन चिंतन को कर्म से जोड़ने की बात कही है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ को साहित्य का आधार माना गया तो समाज के साथ साथ साहित्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति भी बना। शास्त्रकारों ने उस अभिव्यक्ति को साहित्य कहा जो सबका हित करे। आलोचकों ने इस परिभाषा की असाहित्यिकता को पकड़ा और स्पष्ट किया कि सबका हित एक ही प्रकार के साहित्य से तो संभव नहीं। सबकी परिभाषा से कुछ लोगों को निकाला जाना आवश्यक और उचित माना गया। कालांतर में साहित्य में कई खेमे बने, कई युगों में साहित्य बहा और हर युग नायक ने साहित्य के नए उद्देश्य का नारा लगाया। इन समस्त उद्देश्यों से लदा फदा साहित्य चाहे समय अनुसार युगों और कालों में बहा जाता रहा हो, किंतु उसका आधार वस्तुतः वही रहा, जीवन की संवेदनात्मक अनुभूतियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति। मुक्तिबोध ने साहित्य को जन जागरण का अस्त्र कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक मंगलवादी चिंतन दृष्टि से युक्त रचना को साहित्य माना। पंत जी ने साहित्य को परिभाषित करते हुए उसे मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति माना। महादेवी वर्मा ने अपने चिंतन में कहा कि मानवीय करुणा का विस्तार ही साहित्य लेखन का उद्देश्य है। सही अर्थों में साहित्य का मुख्य प्रयोजन मानवीय संवेदना का विस्तार और प्रचार प्रसार करना है। साहित्य मनुष्य को मनुष्यता का पाठ सिखाता है, वह व्यक्ति को व्यक्तिगत से सार्वजनिक करता है, हमारे अंदर की मनोदशा को विस्तार देता है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। साहित्य के आरंभ में संस्कृत के विद्वानों ने साहित्य के 3 प्रयोजन बताए हैं। पहला यश प्राप्ति, दूसरा अर्थ प्राप्ति और तीसरा स्वांतः सुखाय। बाद के कुछ चिंतकों ने लोकहित, लोक व्यवहार, लोक ज्ञान आदि को भी साहित्य का प्रयोजन स्वीकार किया। वही साहित्य व्यापक जनता के बीच लोकप्रिय होता है जिसमें जन जीवन की वास्तविकताएं और आकांक्षाएं सहज सुबोध रूप में व्यक्त होती हैं। इसीलिए लोकप्रियता का संबंध साहित्य के रूप के साथ साथ उसकी अंतर्वस्तु में मौजूद यथार्थ चेतना और उस यथार्थ चेतना में निहित विश्व दृष्टि से भी होता है। साहित्यकार चाहे कितना भी अंतर्मुखी हो, उसका साहित्य विस्तार मांगता है। इस संबंध में विश्वंभर दयाल गुप्ता ने अपनी पुस्तक साहित्य का समाज शास्त्र में लिखा भी है, कला कला के लिए या साहित्य मात्र साहित्यिक रचना के लिए एक मिथ्या धारणा है। सबकी खैर मांगने वाला कबीर, स्वतः सुखाय लिखने वाला तुलसी, ये भी अपनी वाणी काव्य को जनता तक पहुंचाने के लोभ संवरण न कर सके। प्रेमचंद साहित्य का प्रयोजन समाज के हित में ही देखने के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि मन के विकार को भावों का आधार देना साहित्य का प्रयोजन है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य
मनुष्य का हित ही होना चाहिए। वे साहित्य को सत्य का अन्वेषी मानते हैं तथा उनकी दृष्टि में साहित्य जीवन की आलोचना है। वे साहित्य का प्रयोजन समाज को दिशा देना भी मानते हैं। उनके अनुसार रचनाकार समाज में आगे चलने वाली मशाल होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेखन से साहित्य और समाज दोनों को परिष्कृत किया। वे स्पष्ट करते हैं, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी के शब्दों में साहित्य का प्रयोजन समाज का विकास और उन्नयन है। किसी भी देश का साहित्य उस देश की अन्य ललित कलाओं से गहन रूप से अंतर संबंधित रहता है, अर्थात उन सभी में प्रायः एक ही प्रकार के भावों, विचारों और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति हुआ करती है। प्रख्यात चिंतक क्रिस्टोफर कार्डवेल ने लय और सामंजस्य का सिद्धांत दिया है। उनका मत था कि संगीत, कविता और कहानी में ध्वनि के जरिए बाह्य यथार्थ प्रकट होता है, जबकि चित्रकला, शिल्प, नृत्य, रंगकर्म और वास्तुशिल्प में चाक्षुष प्रतीकों के द्वारा बाह्य यथार्थ प्रकट होता है। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, दलित लेखन को साहित्यिक भाषा सीखना और विकसित करना होगी, क्योंकि सिर्फ गाली गलौज और आक्रोश से साहित्य नहीं बन सकता। डॉक्टर मैनेजर पांडे प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि दलित लेखकों के पास भले ही कला ना हो, लेकिन उनके मन में अपनी भावनाएं व्यक्त करने की बेचैनी है। उनकी आत्म अभिव्यक्ति की आकांक्षा को समझे बिना कला की मांग करना उनके साथ ज्यादती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जहां लोक जागरण परंपरा का विस्तार करना साहित्य का ध्येय माना, वहीं हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक विद्रूपता और विसंगति का पर्दाफाश करना ही साहित्य का प्रयोजन माना। प्रगतिवादी मतावलंबियों के अनुसार साहित्य का उद्देश्य है प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लोक विरोधी, जन विरोधी चरित्र का भंडाफोड़ और मनुष्यता का परिष्कार। पाकिस्तान में एक लड़की कंदील बलोच का कसूर यह था कि उसने एक मौलवी के साथ फोटो खिंचवा ली, तो उसके सगे भाई ने उसकी हत्या कर दी। उड़ीसा में दाना माझी को अपनी पत्नी की लाश को 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ढोकर लेकर जाना पड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काल में एक प्रेमी और प्रेमिका चिकित्सक ने मिलकर के रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन को अस्पताल से चुराकर कई गुने दाम में मरीजों को, उनके परिजनों को बेचा और परिजनों को ब्लैकमेल करते रहा। कोई डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु ठिलिया में ढो रहा है, कोई डेड बॉडी की हड्डी तोड़ गठरी बनाने में वश है। ये विकृतियां ही साहित्यकार को झकझोरती हैं। परंपराओं में जब विकृति आती है तो परंपराएं रूढ़िवाद में बदल जाती हैं। इसी तरह यथार्थवाद में जब विकृति आती है तब वह आधुनिकता में बदल जाती है। यही टकराव का कारण बनती है। समाज का औसत बहुमत न तो यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता रखता है, ना ही उसके पास इतना समय और साधन होता है। रूढ़िवादी ऐसा मानता है कि वही अंतिम सत्य है और उसमें कभी किसी संशोधन की गुंजाइश नहीं हो सकती। दूसरी ओर आधुनिकता हमेशा ऐसा मानती है कि जो भी परंपराएं हैं वे पूरी तरह गलत हैं और उन्हें बिना सोचे समझे, बिना किसी कसौटी पर कसे, बिना कोई निष्कर्ष निकाले समाप्त कर देना चाहिए। ये दोनों ही धारणाएं समाज में शांति भंग करती हैं, अस्थिरता फैलाती हैं। साहित्य इनमें तादात्म्य बैठाता है। दरअसल राजनीति और विमर्श के दायरे में पाले के दोनों तरफ दो हमशक्ल मौजूद हैं। सेक्युलर की दो किस्में हैं और सांप्रदायिकता की भी। एक अल्पसंख्यक सेक्युलरवाद है और दूसरा बहुसंख्यक सेक्युलरवाद। उसी तरह एक
अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता है और दूसरी बहुसंख्यक। इन हम शक्लों की मौजूदगी से बाकायदा वाकिफ होने के बावजूद हम अभी इन्हें अलग अलग करके देखने समझने की तमीज़ विकसित नहीं कर पाए हैं। ये दोनों संघर्ष और एकता के मौकापरस्त समीकरणों में गुथी हुई हैं। साहित्य की प्रयोजनीयता है सांप्रदायिकता का पूरी तरह से निषेध करना, संकीर्ण मनोवृत्ति से समाज को निजात दिलाना। क्रूसेड, जिहाद, धर्मयुद्ध सामाजिक आर्थिक शोषण का सबसे कारगर और मजबूत हथियार धर्म रहा है। ऐसे प्रतिकूल सामाजिक वातावरण की साहित्य सोशल एंटीवायरस की भूमिका निभाता है। निष्कर्षतः साहित्य को निराशाओं और दार्शनिक लहजों से निकलकर रूढ़िवाद, भ्रष्ट व्यवस्था, सांप्रदायिकता पर सीधी चोट करनी होगी, तभी सकारात्मक जीवन की स्थापना का जय घोष होगा। शुक्रिया। नैनपुर मंडला, मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।